हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास में अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन करने के लिए समय समय पर लाए गए अधिनियम या एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या कहा जाता है। तो देखिए, लिखना आप लोग प्रारंभ कीजिए। इस अधिनियम में 321 कितने 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। लेकिन आजादी के समय यानी आजाद होने के बाद भारत जिस समय आजाद हो गई थी और यहाँ संविधान का निर्माण हुआ था भारत में, उस समय अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। कितनी थी? 395 थी। यानी भारत के आजाद होने के बाद संविधान के निर्माण होने के समय कितने अनुच्छेद थे भारत में? 395 थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। 8 कितने थे? अनुसूची 8। लेकिन वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या 465 हो गई है। अभी भारत में वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 465 हो गई और अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। कितनी? 12 हो गई। 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान समय में। तो ध्यान दीजिए कि अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 321 थी। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 10। अनुसूचियों की संख्या 10 थी। यानी 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 321 और अनुसूची 10। लेकिन आपसे यह पूछा जाए कि संविधान निर्माण के समय भारत में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395। अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। और अगर ये पूछ दिया जाए कि वर्तमान समय में भारत में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 465। और आपसे ये पूछ दिया जाए कि वर्तमान समय में भारत में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। समझ गया ना? अब आगे देखिए। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांत, कितना? 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर यानी 11 ब्रिटिश, 6 चीफ कमिश्नर तथा देसी रियासत यानी बोला गया कि इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ का निर्माण 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर तथा देसी रियासतों से मिलकर बनी है। यानी इसका निर्माण किया गया है। ये स्वेच्छापूर्वक संघ में शामिल हुए थे। यानी ये से है स्वेच्छापूर्वक संघ में शामिल हुए थे। किसका गठन के लिए? ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ये स्वेच्छा अपना मर्जी से सम्मिलित हुए थे। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांत को संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। और इसके गठन में इसको ब्रिटिश प्रांत को संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। लेकिन
देशी रियासतों को अपनी आजादी थी। अगर वो एक चाहे तो संघ में शामिल हो या तो नहीं हो। तो देशी रियासतें को अपनी आजादी थी संघ में सम्मिलित होने के लिए, जिसके कारण देशी रियासत संघ में सम्मिलित ही नहीं हुई, यानी अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित ही नहीं हुई। ठीक है ना, जिससे प्रस्तावित संघ की स्थापना के अधिकार पत्र जो कभी उसे पारित करने का अवसर ही नहीं मिला। यानी जिस समय ये अखिल भारतीय संघ में स्थापना की गई थी तो उसमें प्रस्तावित क्या किस किस बिंदु पर कार्य किया जाएगा उसके लिए बनाई गई थी, एक ब्यौरा तैयार किया गया था। लेकिन देशी रियासत इसमें शामिल ही नहीं हुआ, यानी इस संघ में। तो ये क्या हुआ कि इसको अवसर ही नहीं मिला। ये प्रस्तावित जो घोषणा पत्र था उसको प्रस्तावित करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे लिखिएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत बार पूछा गया है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। और इसको इस तरह भी पूछा गया कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1937 ईस्वी में। तो लिखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1937 ईस्वी में की गई। इस संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एक ही रहते हैं, तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। किसमें? संघीय न्यायालय में। आगे लिखिएगा, इस संघीय न्यायालय की अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल। इस संघीय न्यायालय की अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल के पास था या प्रिवी काउंसिल के अधीन था, जो लंदन में स्थापित किया गया था। ये काउंसिल कहां था? लंदन में था। अब आगे लिखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत देखिए 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय परिषद यानी स्थापना कब किया गया था भारतीय परिषद को? 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत को समाप्त कर दी गई। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो 1858 में स्थापित किया गया था भारतीय परिषद को समाप्त कर दी गई, जिससे भारतीय सचिव को सलाहकार की एक टीम मिल गई। यानी सलाह देने के लिए इस अधिनियम के जब इसको खत्म कर दिया गया तो यानी भारतीय सचिव जो इंग्लैंड में रहते थे तो उसको क्या हुआ कि सलाहकार मिल गए सलाह देने के लिए किस बिंदु पर कैसे काम करनी है इसकी। अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत वर्मा, जिसे अभी म्यांमार कहा था, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ये भी पूछा गया है कि वर्मा को किस अधिनियम के तहत से भारत से अलग किया गया था, तो अलग राष्ट्र बना दिया गया वर्मा को। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत यानी भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी में मुद्रा या साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया।
यानी भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। हम इसके बारे में एक क्लास में ही बताएंगे कि रिजर्व बैंक क्या है, ठीक है ना। तो ये अभी समझिए सिर्फ कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, आरबीआई की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी, किस अधिनियम के तहत, 1935 ईस्वी, भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम के तहत मताधिकार यानी मत देने का अधिकार का विस्तार किया गया और 10% जनसंख्या, कितनी, 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दे दिया गया। यानी किस अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत पहली बार भारत में मत देने का, मताधिकार का विस्तार किया गया और भारत के 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दे दिया गया। इसी अधिनियम के तहत, ठीक है ना, इसी अधिनियम के तहत दलित वर्ग, महिलाएं तथा मजदूर वर्ग को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। यानी इस अधिनियम के तहत दलित वर्ग, महिलाएं, मजदूर वर्ग को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया। किस अधिनियम के तहत, तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत। समझ रहे हैं ना। अब आगे लिखेगा, इस अधिनियम में प्रस्तावना का बात नहीं की गई थी, यानी इस अधिनियम के तहत प्रस्तावना का अभाव था। किस अधिनियम में, 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। तो इसको ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से 1935 का भारत शासन अधिनियम में किसका अभाव था, तो ऑप्शन में ये रहता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का अभाव था, यानी प्रस्तावना का स्थापना इस समय नहीं हुई थी, नहीं लाई गई थी प्रस्तावना इस समय, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई, जिसके तहत द्वैध शासन प्रणाली यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई। किस अधिनियम के तहत, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई। तो आपको यह ध्यान होगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाया गया था, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1919 को भारतीय परिसर अधिनियम के तहत, या उसी को कहा जाता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो ये यहाँ पर प्रांत में जो था द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई, ठीक है। और इसे स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक प्रदान कर दिया गया। यानी लिखिए इसको आगे, इस अधिनियम का तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई और उसे स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक प्रदान कर दिया गया। अब आगे लिखिएगा, शासन प्रणाली। अब यहाँ पर
परिसंघ या इसी को संघ या केंद्र सूची। इसके बाद देखिए आगे सूची। अब आगे देखिए ध्यान रखिएगा, बोला गया है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। आने क्या किया गया केंद्र में, और 1919 ठीक है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी, लेकिन 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दी गई और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लाई गई, यानी शुरुआत की गई। तो यह बोल रहा है कि केंद्र में लिखे कि इस अधिनियम के तहत केंद्र तथा प्रांतों में विधानमंडल को विभाजित कर दिया गया और इसमें परिसंघ, प्रांतीय और संवर्ती सूची में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया। किसे? ये केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को 3 भागों में बांट दिया गया। तो देखिए सबसे पहले परिसंघ, परिसंघ सूची बोलिए या संघ, केंद्र सूची बोलिए, संघ सूची बोलिए या केंद्र सूची, परिसंघ सूची बोलिए, संघ सूची बोलिए या केंद्र सूची, एक ही बोला जाता है। ये प्रांतीय सूची बोलिए या राज्य सूची बोलिए, एक ही बोला जाता है। और ये संवर्ती सूची। तो उस समय जिस समय किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत परिसंघ में विषयों की संख्या 59 थी। कितनी थी? 59 थी। प्रांतीय सूची में विषयों की संख्या 54 थी, ध्यान रखिएगा। और संवर्ती सूची में विषयों की संख्या 36 थी। किस समय? तो इस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब पूछा जाता है इसमें कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारत में परिसंघ या संघ या केंद्र सूची की विषयों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी उस समय? तो उस समय थी 97। किस समय? संविधान निर्माण के समय भारत में परिसंघ या संघ या केंद्र की सूची की संख्या कितनी थी? 97 थी। प्रांतीय या राज्य सूची की संख्या उस समय कितनी थी? किस समय? स्वतंत्र भारत के समय। ठीक, कितनी थी? तो ये थी 66 थी। और संवर्ती सूची की संख्या कितनी थी? तो ये थी 48 थी। कितनी थी? 48 थी। किस समय? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय, यानी आजाद हुआ था उस समय। अब देखिए अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि वर्तमान समय में केंद्र सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो गई? बढ़कर 100 हो गई है अभी वर्तमान समय में। अब आगे पूछेगा वर्तमान समय में राज्य सूची या प्रांतीय, प्रांत ही बोला जाता था उस समय राज्य को, प्रांत। तो राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई है घटकर 61, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में संवर्ती सूची की विषयों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई है आपका, कितनी हो गई भाई? तो ये हो गई है 52। कितनी है? 52। ये ध्यान रखिएगा। अभी पूछ देगा कि वर्तमान समय में संवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 52। ठीक है। अब देखिए उस समय, किस समय? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है, परिसंघ के अंतर्गत आने वाले कौन कौन सा क्षेत्र आते थे? तो उस समय आते थे विदेश कार्य, मुद्रा, करेंसी, जनगणना या नौसेना, जल सेना, वायु सेना आदि उस समय ये केंद्रीय सूची बोल सकते हैं या परिसंघ सूची के अंतर्गत आते थे। ये सभी विषय, यानी लगभग ये सभी विषय, तो यही सब विषय मिलाकर
59 विषय थी, ठीक है ना। और उस समय किस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय प्रांतीय या राज्य सूची की विषयों की संख्या 54 थी, जिसके अंतर्गत आता था, इसके अंतर्गत पुलिस, समझ रहे हैं क्या आता था, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा। और समवर्ती सूची के अंतर्गत उस समय आता था कौन कौन सा विषय आता था, किस समय, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय कौन सा विषय आता था, तो ये आता था दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह आदि का क्षेत्र इसके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता था। अब ये ध्यान दीजिए कि ये संघ सूची यानी केंद्र का नियंत्रण इस पर होता था उस समय, यानी विदेश कार्य, समझ गए ना, परिसंघ सूची का ही इस पर अधिकार होता था, विदेश कार्य, मुद्रा, करेंसी, ये सब जनगणना के बारे में। अभी भी वर्तमान समय में जनगणना किसके अंतर्गत आता है, केंद्र के अंतर्गत आता है, भारत सरकार कराती है, न कि राज्य सरकार कराती है, ये केंद्र का बिंदु है। अब देखिए उस समय था कि प्रांतीय या राज्य सूची के अंतर्गत आता था पुलिस विभाग, तो देखिए अभी भी पुलिस विभाग राज का है ना, राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। उस समय शिक्षा भी आता था राज्य सूची के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान समय में इस शिक्षा को क्या कर दिया गया, शिक्षा यहां ले आ गया, यानी समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। तो देखिए समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर चलाते हैं, यानी उस पर पैसा अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो दिया जाता था तो कुछ परसेंट राज्य देता है उसमें और कुछ परसेंट भारत सरकार यानी केंद्र उसको सहायता करती है। तो समवर्ती सूची दोनों मिला के किसी भी क्षेत्र में कार्य किया जाता था, तो इसके अंतर्गत ये आता था। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग को इसमें यह पूछा जाता है ज्यादातर कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची की विषयों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में कितनी है, 52 है, यानी समवर्ती सूची। यही पूछ देगा कि वर्तमान समय में राज्य सूची की विषयों की संख्या कितनी है, तो 61 है। पहले की आजादी के समय आजाद हो गया था, यानी संविधान निर्माण था, उस समय कितनी थी, इसमें 66 है, घट का कितनी होगी, 61 हो गई है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से, समझ गए, ठीक है। तो अब अगला अधिनियम देखिए, उन्नीस सौ सैतालीस का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है ना। तो देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कब का, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो लिखे, इस अधिनियम के तहत 4 जुलाई कब, 1947 ईस्वी में, इस अधिनियम के तहत 4 जुलाई 1947 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया। यानी ये क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी में, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तुत किया गया, यानी स्वतंत्रता की मांग की गई, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 ईस्वी में उसे पारित कर दिया गया कि हम आपको आजादी दे देंगे। समझ रहे हैं ना, कब पारित किया गया संसद से। देखिए संसद में भारतीय स्वतंत्रता की मांग कब की गई थी, कब प्रस्तुत की गई थी उसके लिए,
तो 1900 ये 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। और ये 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसकी मांग को मतलब कि आजाद करने की घोषणा कर दी गई थी। कब? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। अब लिखिए, इस अधिनियम के तहत 2 अधिराज, देखिए अधिराज्यों का गठन किया गया। यानी इस अधिनियम किस 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना की। तो 2 अधिराज्य कौन कौन? एक है भारत और एक पाकिस्तान। और 2 अधिराज्यों को अलग कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तथा इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी में 2 अधिराज्यों के रूप में भारत और पाकिस्तान का 2 अधिराज्यों के रूप में बना दिया जाएगा। यानी ये बोला गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 अधिराज्यों के रूप में भारत और पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को 2 अलग अधिराज्य बना दिया जाएगा तथा ब्रिटिश सरकार इससे सत्ता सौंप देगी। किसे? इन 2 अधिराज्यों को ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी, ठीक है ना। और इसकी सत्ता इन दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाए। अब आगे लिखिए, इन दोनों अधिराज्यों में यानी भारत और पाकिस्तान में, ठीक है ना, जब तक संविधान का निर्माण न हो जाता तब तक इसमें शासन कौन करेगा? विधानमंडल द्वारा शासन की जाएगी। यानी जब तक ये दोनों में संविधान का निर्माण ना हो जाता तब तक ले इसमें कौन शासन करेगी? तो कौन करेगा? विधानमंडल। यानी इन 2 अधिराज्यों में भारत और पाकिस्तान में एक एक गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल की स्थापना की गई। यानी एक एक गवर्नर जनरल की पद की स्थापना इन 2 अधिराज्यों या इन 2 राष्ट्रों में की गई। समझ रहे हैं ना। गवर्नर जनरल की स्थापना की, जिसका गठन विधानमंडल के सलाह पर किया गया। समझ रहे हैं, जिसका गठन किसके सलाह पर किया गया? विधानमंडल की सलाह पर। इन 2 आगे लिखेगा, इन 2 अधिराज्यों में, यानी इन 2 राष्ट्रों में भी बोल सकते हैं, अधिराज्य भी बोल सकते हैं, या अलग देशों भी बोल सकते हैं। तो इन 2 अधिराज्यों में जब तक संविधान का निर्माण न हो जाता है तब तक 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत ही शासन किया जाएगा। समझ रहे हैं ना। जब तक ये दोनों अधिराज्यों में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही इस पर शासन किया जाएगा। समझ रहे? इस अधिनियम के तहत, यानी किसके? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देशी रियासतें, यानी समझिए पहले देशी रियासतें क्या होती थी। देशी रियासतें जिसमें अंग्रेज का अधिकार नहीं होता था। समझ रहे हैं ना। उसमें शासन अधिकार सिर्फ होता था, मतलब अपना उसके अंग्रेज के क्षेत्र में नहीं आते थे। उस पर भारतीय कोई भी राजा शासन कर रहा था। जैसे हैदराबाद का निजाम, ये था अलग से देशी रियासत। यानी भारतीय ही को शासक इसमें शासन कर रहे हैं और उसकी प्रभुता, उसका टैक्स लगा हुआ उसको दे दिया जा रहा है, तो वही रियासतें बोली जाती थी। तो उस समय क्या था कि जिस समय आजादी भारत की हुई थी तो उस समय हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई करके भारत में मिला लिया गया और जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके भारत में मिलाया गया। तो ये देशी रियासतें अलग थी, ठीक है ना। तो उस समय क्या बोला जा रहा कि इस अधिनियम के तहत, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत
देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया और इनको यह अधिकार दे दिया गया कि आप किन्हीं भी अधिराज्यों में, आप किन्हीं भी अधिराज्यों मतलब कोई भी अधिराज्य या तो भारत या पाकिस्तान में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे तो आप भारत में रहिए या तो पाकिस्तान से मिल जाइए, यह तो अपना भी है कि अपने आजाद भी रहिए, किसी में भी नहीं मिल सकते हैं। ऐसी ये की गई थी उस समय, समझ रहे ना किस समय? तो इस समय किस समय की गई थी? 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया और इन्हें यह अधिकार दे दिया गया कि आप इन दो राष्ट्रों या अधिराज्यों में किन्हीं में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, यह तो अलग भी रहने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कर दिया गया था। अब देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ठीक है ना, भारत के वायसराय को एक बार फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी भारत के वायसराय का पद को क्या दिया गया? समाप्त कर दिया गया और एक बार फिर गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। तो इसलिए भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय तथा प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जितने भी गवर्नर रहे भारत में, या गवर्नर जनरल या वायसराय या फिर गवर्नर जनरल का पद कब कब आया, किस अधिनियम के तहत आया, हम इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एक पूरा ही बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये अगर पूछ दिया जाए आपसे कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो कौन थे? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे अंतिम वायसराय। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे से भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय, समझ रहे हैं, गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों ये आप लोग को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के विकास में जो संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे, और ये अंग्रेजों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियम या एक्ट जो भारत में शासन कर सके, इसके बारे में ये क्लास पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग आगे भारतीय संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी भारतीय संविधान का परिचय देखेंगे सबसे पहले कि क्या क्या बोला जाता है, क्या किस नाम से जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, सबसे पहले यहाँ किसे राजनीतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है, ये सब जानकारियां हम लोग अगले क्लास में प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।